आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी थी। आपको बता दें कल तक के लिए सुनवाई टल गई है। इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए एक बार फिर से सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता राजीव गौड़ का। राजीव, आपसे अपडेट चाहेंगे। जमानत याचिका पर सुनवाई जारी थी। देखिए जिस तरीके से अभी जो आसाराम के जो वकील है उन्होंने बहस पूरी कर ली है, लेकिन सरकारी पक्ष की वकील जो है वो बहस आज पूरी नहीं हुई है। वो जो बहस है वो कल पूरी होगी और इसमें इसीलिए कल सुबह 11 बजे तक का समय जो है वो मुकर्रर किया गया है। और जिस तरीके से जो सरकारी अधिवक्ता है आनंद पुरोहित ने जो चीज बताई है उसके हिसाब से तो साफ तौर पर ये लग रहा है कि कल जो है वो बहस होगी, क्योंकि सरकारी वकील के अलावा आसाराम के वकील भी बाहर आ गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से जो ये जो सुप्रीम कोर्ट उनके जो अधिवक्ता है, आप देखिए उनके वकील क्या कह रहे हैं आज मैंने ये कोर्ट में आर्गुमेंट्स करी है, जो आप लोग सुन भी रहे थे वहां पर, कि ये केस सरासर झूठा है। ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेटर कोई है जिसने ये केस बनवाया है। आज मैंने आपके सामने एमएलसी पढ़कर बताई है कि उसमें देखो अटेम्प्ट कहा गया है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो बना है इस केस में वो एमएलसी बनी है। यहाँ पे लड़की किसी प्रकार का कोई भी बापू आसाराम के खिलाफ किसी प्रकार का भी आप कह सकते हैं ना तो कोई एलिगेशन लगाया उसने, लेकिन एमएलसी बनने के बाद फिर 2-3 चीजें एमएलसी में इंसर्ट करी गई हैं जो मैंने जैसे सबको दिखा दी हैं। और उसके बाद जो एफआईआर तैयार 0 एफआईआर हुई है वो एमएलसी बनने के बाद तैयार हुई है। और एमएलसी बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रही है, विक्टिम को सपोर्ट नहीं कर रही है। और जो लड़की का अपना बयान है, जो सर्कमस्टांसेस है, वो इन दी आइज ऑफ लॉ एडमिसिबल नहीं है। और मैं आपको भी शाबाशी भी दूंगा, लेकिन आपसे मुझे गिला भी है। आपके प्रेशर की वजह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जितना हरीडली इसमें काम किया या मेरे क्लाइंट को अरेस्ट कर लिया, उसमें भूमिका आपकी भी काफी हद तक है। लेकिन आपका अपनी ड्यूटी है, आपने उसका निर्वाह करना है, गिला भी नहीं है इस बात का। लेकिन अब आपने मेरी बहस सुन ली है, कम से कम मैं आपसे आशा जरूर करूंगा कि अब आप एक बैलेंस स्टोरी जो आप अंदर आज मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाई है, जो चीजें आज डिस्प्ले करी हैं, कम से कम एटलीस्ट आप लोगों तक पूरी तरह पहुंचाने में एफआईआर स्टैंड ही नहीं करती आपके हिसाब से? आपने देख ली, आपने पढ़ के मैंने सुना दी है आपको। 376 रेप केस नहीं बनता है, रेप केस के कोई चार्जेस नहीं है। और उस पे आउटरेज्ड मोडेस्टी के कोई चार्जेस नहीं है। अटेम्प्ट वाली बात है, उस पे अगर अटेम्प्ट है तो बेलेबल ऑफेंस बनता है। फिर उनको अरेस्ट किस बात के लिए किया है? कानून, आप कानून को पढ़ लो पहले। टच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी रात आप चलते चलते 20 को टच कर रही हैं, आपका रोज अरेस्ट होते फिरेंगे। ये नहीं है कानून। कानून ने बहुत चीजें दे रखी हैं। आप ऐसा ना समझो कि कानून बनाने वाले उस समय सारी चीजों को देखा नहीं है। उसी कानून को पढ़कर अदालत के आगे मैंने सिर झुकाकर ये निवेदन किया है कि केस नहीं बनता है। बाकी अब सारा कोर्ट पर है। कल को प्रोसिक्यूशन अब इस पे बहस सुबह 11 बजे करेगा, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। आज के लिए इतना काफी है। मेडिकल केस कुछ सर्टिफिकेट राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के पेश किए? नो। अब बंद करो, बस छोड़ दो। अच्छा, थैंक यू। इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब आप सारी बहस में से यहीं कराओगे, यहीं अदालत खोली है। अच्छा, आपको क्या करने के भी कोई आर्गुमेंट किए? अब आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा जो भी मैंने कल आर्गुमेंट्स करनी है, क्योंकि जो आर्गुमेंट्स लॉयर को करनी होती पहले कोर्ट में करता, बाद में आपके पास आएंगे। आप कल भी बहस जारी रखेंगे? आप कह रहे हैं क्या बाबा ने अटेम्प्ट किया? ये क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो मेरा? मत करो ऐसी बातें। सुनो, लॉ ऐसा बन गया, तुम भी चक्कर में आ सकते हो कभी ना कभी। ये बता रहा हूं मैं आपको, मत चक्करों में करो ऐसे क्रॉस एग्जामिनेशन। मैं एंकर्स को भी कह रहा हूं, क्योंकि लॉ को समाज के मुताबिक बनना चाहिए।
समाज के लिए कानून होता है, इसलिए जो भी चीजें होंगी आप देखेंगे, कोर्ट में मैं कहूंगा। और इसीलिए आपको मैं देख रहा था, बाहर खड़े थे, बार बार मैं कह रहा था कि मीडिया खड़ा है, ये इन तक भी मैं पहुंचा रहा हूं, आपने मेरी आर्गुमेंट सुनी है। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो के मेनन है, आसाराम के जो वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एफआईआर के अंदर जो तथ्य हैं वो कहीं न कहीं झूठे पाए गए हैं उनके हिसाब से। लेकिन जब कल इस बारे में बहस होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर जो जमानत आसाराम को मिलती है या नहीं। श्वेता। जी राजीव, बिल्कुल जिस तरह से के मेनन साहब के तेवर भी नजर आ रहे थे, काफी गुस्से में वो लग रहे थे, और जो उन्होंने दलील दी एमएलसी की बात उन्होंने कही कि पीड़िता को एमएलसी सपोर्ट नहीं कर रही है, और जिस तरह से बातें उन्होंने कही है, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर कि अब कल तक के लिए 11 बजे तक के लिए टाला गया है इस सुनवाई को। 11 बजे क्या सरकारी पक्ष पहले अपना दलील पेश करेगा? देखिए जिस तरीके से अंदर किस तरह की बहस हुई है और कल क्या दलील पेश करेगा। हमारे जो साथी अंदर थे भवानी से पूछते हैं कि अंदर क्या क्या बहस हुई है और कल क्या होने वाला है। सर मैं बताना चाहूंगा कि जो आसाराम के वकील थे उनकी ओर से मुख्य रूप से यही कहा गया कि जो आसाराम है उन पर जो 376 का आरोप लगाया गया है वो नहीं बनता है। जो कानून में अमेंडमेंट हुआ है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013, उसके तहत भी उन पर आरोप नहीं बनता है, इसीलिए उनको जमानत पर रिहा किया जाए। साथ ही उनका ये भी था एक जो पीड़िता की एमएलसी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की गई थी, और एफआईआर में विलंब का भी उन्होंने सवाल उठाया था कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो यहाँ से दिल्ली जाने और शाहजहांपुर जाने के बाद में हुई है, तो ऐसे में भी ये एफआईआर है उनको भी उन्होंने झूठा बताया है। और एक जो पूरी तरह से एफआईआर में आसाराम के ऊपर जो आरोप लगाए गए उनको एक साजिश करार दिया है, और कहा कि कहीं न कहीं जो पूरे मामले को मीडिया ने तुल दिया है, और मीडिया है जो मीडिया का इस पर पूरे तरह से दबाव है। तो आप देख सकते हैं कि दबाव की बात, मीडिया के दबाव की बात सामने है, मगर मेडिकल रिपोर्ट को लेकर के कुछ सवाल रखे। मेडिकल रिपोर्ट पहले तैयार हुई, एफआईआर बाद में। तो चूंकि इस पूरे मामले को जो हमारे संवाददाता शिवप्रकाश पुरोहित ने देखा, उसमें किस तरह की बात आ रही, आपको क्या लगता है कि पहले एफआईआर तैयार हुई या फिर पहले मेडिकल रिपोर्ट? जिस तरह की बात ये के मेनन कह रहे थे। जहाँ तक के मेनन साहब सवाल है, उन्होंने अभी जब कोर्ट में बहस करे तो उन्होंने बताया कि पहले जो पीड़ित का है उसका मेडिकल मुआयना कराया गया और उसके बाद जो एफआईआर दर्ज करवाई गई। उन्होंने इस संबंध आर्ग्यूमेंट, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है मेडिकल जो है वो बाद में करवाया जाता है एफआईआर दर्ज होने के बाद। लेकिन उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट रखा है, कल जब बचाव जो सरकारी पक्ष है अपना पक्ष रखेगा, वो किस तरह से इसकी जो बेल है उसका विरोध करवाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन के मेनन ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा है, काफी मजबूती से अपना पक्ष रखा है, और बचाव पक्ष को काफी मेहनत इस पर करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि श्वेता, बचाव पक्ष तो मेहनत करेगा ही करेगा, क्योंकि बापू जेल के अंदर है। और उससे भी बड़ी बात जो बात कहे, उन्होंने कई तरह के जो तथ्य उठाए हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर रास्ते में चलते हुए किसी को अगर छू जाए तो क्या सभी को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये बात के ऊपर वो टाल गए कि जो धारा 376 है उसका संशोधन इसी साल यानी 2013 के अंदर हुआ है, उस बात को वो टाल गए। तो वहां कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कही कि आप क्रॉस एग्जामिन नहीं करें, जबकि मीडिया अपने सवाल पूछ रहा था। तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे उस वक्त शिकर आई, चिंता की लकीर आई। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेहनत इन्होंने बहुत करी है, और कल जिस तरीके से सरकारी पक्ष अपना जवाब देगा और ये वापस उसका जब जवाब देंगे, तब जो अदालत है वो क्या फैसला लेती है ये कल के ऊपर छोड़ जाता है। कल सुबह 11 बजे जब फैसला आएगा, बात होगी, उसके बाद ही कुछ कहा सकेगा। श्वेता। जी बिल्कुल राजीव, के मेनन साहब ने जिस तरह से कहा कि जो भी गिरफ्तारी के पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि यहाँ पे गिरफ्तार किया गया वो गलत था, एफआईआर जो पेश की गई वो गलत था, लेकिन सवाल ये उठता है कि 376 सेक्शन सी जो लगा हुआ है इन पर, उसको ये टाल गए हैं, जबकि उसमें कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है। कल अब 11 बजे सुनवाई होने वाली है राजीव, उसको लेकर क्या कुछ सामने आया है? रिपोर्टर हमारे मौजूद थे कोर्ट के अंदर। देखिए जिस तरह से धारा 376 को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, वो तो कह रहे 376 बनती नहीं क्योंकि रेप नहीं हुआ, लेकिन वो उन्होंने ये बताना भूल गए कि 376 में अमेंडमेंट हुआ है, उसके अंदर 376 वहां लग सकता है कि जब एक बदनीयती से किसी को छुआ जाए। तो कहीं ना कहीं बात कही है। अब कल किस तरह का प्रोसेस रहेगा, प्रक्रिया क्या रहेगी, उसके लिए जानते हुए कल क्या प्रोसेस प्रक्रिया रहेगी कल 11 बजे की? सर मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज इन्होंने एफआईआर के विलंब को लेकर के सवाल उठाए हैं, जो धारा 376 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 को लेकर के सवाल उठाए हैं, जो आसाराम के वकील हैं उनका कहना है कि इसको पूरा मीडिया ट्रायल बना गया, मीडिया ने पूरे मामले को तुल दिया है, कहीं न कहीं मीडिया का दबाव है। उन्होंने बापू के बीमार होने का भी हवाला दिया है। तो ऐसे में जिस तरह से उन्होंने आज अपनी मजबूती से पक्ष रखा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जो अभियोजन पक्ष की ओर से किस तरह की दलीलें पेश की जाती है और उसके बाद में अदालत का क्या रुख रहता है निर्णय पे, तो पूरे मामले की तस्वीर है जो कल अभियोजन पक्ष की जो बहस होगी, बहस के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो आप देख सकते
सकते हैं कि किस तरीके से कल सुबह जब 11 बजे की बहस शुरू होगी और उसके बाद में अदालत अपना फैसला सुनाएगी, तभी पता चलेगा कि आसाराम के वकीलों की जो दलीलें हैं उनमें कितना दम रहा, या फिर सरकार ने जो अब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, सरकारी वकील अपने इस बात को किस तरीके से ढंग से पेश कर पाता है कि जो जमानत का विरोध कर पाए। श्वेता जी राजीव, शुक्रिया अदा करेंगे आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो एफआईआर देरी से दर्ज हुई, इस पर सवाल किया आसाराम के वकील ने। वही एमएलसी की बात कही जा रही है कि उसमें पीड़िता का जो पक्ष है उस पर एमएलसी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कई ऐसे सवाल थे जिस पर विरोध किया यहां पर आसाराम के वकील ने। बहरहाल अब देखना होगा कि कल सुबह 11 बजे जब एक बार फिर से सुनवाई होती है तो क्या यहां पर फैसला आता है। बहरहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।